हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड में लिखा है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है कि जब एलिमेंट्स आपके कंबाइन होते हैं, ये तो एक कॉमन सा फैक्ट है कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो अगर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कोई कंपाउंड बनता है तो वो सर्टेन्स रूल्स को, सर्टेन्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है या गवर्न करता है, और वही लॉज कहलाते हैं आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं तो वो बेसिकली कौन से लॉज को, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक लॉ, इन सभी लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में, आज हम इस अपने लेक्चर में बेसिकली 5 लॉज को हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गे-लुसैक लॉ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है, और लास्ट को हम इसको टॉपिक को ख़त्म करेंगे एवोगैड्रो लॉ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके हर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लॉ से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में, इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। बस कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, एक काल्पनिक एग्जांपल ले रहे हैं, A प्लस B, ये कोई 2 रिएक्टेंट है, और सपोज करो ये कंबाइन होके C प्लस D बना रहे। A और B रिएक्टेंट है एंड C और D क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। अब A का मास सपोज करो A ग्राम है, स्मॉल a ग्राम है, B का मास सपोज करो स्मॉल b ग्राम है, C का मास C ग्राम है और D का मास स्मॉल d ग्राम है। देखो हर किसी का मास आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने लिखा भी है, मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट होगा A प्लस बी, A प्लस बी। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट होगा C प्लस डी। और कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये दोनों जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों वैल्यू ही आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो ये इतना सिंपल सा लॉ है कि इस पे बेस जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी बहुत ही बेसिक से पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक से। अब वो कैसे पूछे जाते हैं, सपोज करो वो आपको एक रिएक्शन दे देगा, जैसे मीथेन है, मीथेन यानी CH4 जो है, इसका हम कंबशन कर रहे हैं, हम मीथेन को जला रहे हैं। तो जैसे ही हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया तो उसने CO2 गैस और H2O को ये लिबरेट किया। बैलेंस भी होना चाहिए। तो CH4 प्लस 2O2 दिस गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हम लोगों की मीथेन की कॉम्बिनेशन, सॉरी कंबशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, इसका मास सपोज करो आपको दे रखा है 10 ग्राम, इसका मास सपोज करो, ऐसे हम सपोज कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल समझा रहे हैं, इसका 10 ग्राम है। बोला 10 ग्राम मीथेन का कंबशन आप 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो, तो देन आपको सपोज करो कि 12 ग्राम H2O मिल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2, व्हाट इज द मास ऑफ CO2। अब देखो कितना बेसिक सा है, मास ऑफ रिएक्टेंट 10 प्लस 5 15, इसका मास कितना है, 12 है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका मास कितना होगा, 3 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला है, मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
तो इन दोनों का कंबाइंड मास कितना है 10 + 5 दैट इज 15 ग्राम। अब इसका मास तो 12 है, तो इसका मास जब 3 ग्राम होगा तो 3 + 12 यानी इन दोनों का कंबाइंड मास भी 15 ग्राम और इन दोनों का कंबाइंड मास भी 15 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इजीली से बन गया, गुड। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि किसी भी कंपाउंड में, आप ध्यान से सुना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना है, तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके जो मास का जो रेशियो होता है, उनके मास का जो प्रोपोर्शन होता है, वो ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो ऑलवेज डेफिनेट होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द देयर सोर्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्या सोर्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो हम लोगों के पास एक कंपाउंड है H2O, वाटर एक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट है इसमें? एक एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन और नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हम इन दोनों के मास का रेशियो देख लेते हैं। किस किस का रेशियो देख लेते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन देख रहे हैं हम लोग, इन दोनों का रेशियो देख रहे हैं। ओके, देखो कैलकुलेशन बहुत इजी हो सकती है अगर हम इनके एटॉमिक मास को डिस्कस करें। तो हम यहाँ बेसिकली इनके एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत सिंपल सी हो जाएगी। तो जो आप लोगों का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना है? 1, लेकिन इस कंपाउंड में H2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 60। तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का क्या ले लिया है? नंबर ले लिया है, दोनों का रेशियो ले लिया है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16। अगर मैं इन दोनों को कट करूं, अगर हम इन दोनों को कट करें तो ये सिंपल रेशियो कितना होगा? 1:8। तो हमने क्या देखा कि जो H2O कंपाउंड है वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है, मास का रेशियो है, वो रेशियो कितना है? वो रेशियो है 1:1 नजर आ रहा है, 1:8 है। तो ये जो H2O है ये आपको किसी भी सोर्स से मिले। अब आप बोर्ड में देखना कि H2O है। अब H2O के डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। H2O आपको रेन वाटर, आपको पता है रिवर से भी मिल सकता है, टैप वाटर भी हो सकता है, आप कहीं पर भी जाए, ठीक है, रिवर है, टैप है, वेल है, ये सोर्स है, वो सोर्स है। अब देखो वाटर के कितने सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी सोर्स से वाटर को लोगे, कहीं से भी लोगे, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना, रेशियो होगा वो 1:8, 1:8, 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो प्रोपोर्शन होगा या रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, देखो इनका रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इनका रेशियो हमेशा डेफिनेट होगा, इसलिए इस लॉ का नाम पड़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इजी ना, कि कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें एलिमेंट के जो मास का रेशियो है, एलिमेंट के जो मास का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो कभी भी उस कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है। अब सपोज करो कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, किसी दिन आप घूमने सपोज करो अब्रॉड चले गए, आप US चले गए, आप सपोज करो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप किसी भी कंट्रीज में चले जाओ, ठीक है, UK चले गए, लेकिन आप किसी भी कंट्री में अगर जाओगे और वहाँ का पानी पियोगे तो आप ये मत सोचना कि वहाँ का जो पानी है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 नहीं होगा, वो वहाँ भी 1:8 ही होगा। यानी इंडिया में जो हम पानी पी रहे हैं और वो जो भी पानी पी रहे हैं, मतलब समझ लो नहीं मतलब, तो उसका भी रेशियो 1:8 होता है, 1:8। अब इसको मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी टॉपिक करने हैं, तो आप जल्दी से एक एग्जांपल और देखिए। तो जैसे सपोज करो C+O2 है, ये CO2 बना रहा है, आपको दिख रहा है।
देखो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इस रिएक्शन में, ये कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो यहां पर यानी इस कंपाउंड में अगर मैं कार्बन, ये जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने एलिमेंट है? 2, कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, लेकिन यहां पर O2 है तो आप 32 ले सकते हो। तो इसका सिंपल रेशियो अगर करोगे तो 4, 3 और ये जो 8 टाइम जाएगा, 3:8। तो ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो या प्रपोर्शन कितना आ गया? 3:8 आ गया। अब मैं CO2 को एक अदर सोर्स से बनाता हूं, अभी मैंने रिएक्शन लिखी भी थी। अब मैं CO2 को मीथेन के कंबशन से बना रहा हूं। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन के कंबशन से बनाऊं, कंबशन वर्ड आ भी नहीं रहा है, कंबशन से बनाऊं, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 3:8 ही होगा। तो आप देखो CO2 को पहले हमने कैसे फॉर्म किया? सिंपल कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी। सेकंड में हमने मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनाया CO2 को। आप चाहते हो तो सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन से भी CO2 बन सकता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, CaO प्लस CO2। तो देखो CO2 के कितने डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, कितने डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सोर्स से देखोगे तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये आपको हमेशा कितना नजर आएगा? 3:8 नजर आएगा। ये हमेशा कांस्टेंट होगा या ये हमेशा क्या होगा? डेफिनेट होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, डन, वेरी गुड। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ में, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है इजी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, और वो 2 एलिमेंट सपोज करो कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। एलिमेंट 2 हैं लेकिन वो कंबाइन होके डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं। जैसे आपको मैं इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। अब ये 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड बना रहे, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे इन दोनों ने आपस में कंबाइन होके H2O बना दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 2 एलिमेंट्स हैं, और 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होके डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर 2 एलिमेंट, आप ध्यान से सुनना, अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होके डिफरेंट आपके कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में अगर आप एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखो, एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखो, तो जो दूसरा एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, उसका मास जो होगा वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा। दूसरे एलिमेंट का मास एक क्या होगा? सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा। अब देखो आपको दिखाते हैं, H2O और H2O2 कितने एलिमेंट थे हमारे पास? 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना। अगर हम H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ले लें, अगर हम H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, लेकिन H2 है तो कितना हो जाएगा? 2। एटॉमिक मास से जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा इजी होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है, तो ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो 2:16। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मत करो कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है, एटॉमिक मास से ले रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, हाइड्रोजन 1 लेकिन ये 2,
अब ये जो ऑक्सीजन है ये O2 है, तो कितना हो जाएगा, इसका होता है 16, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 32। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, बहुत सिंपल सा, अगर इन दोनों कंपाउंड को ऑब्जर्व करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे, कंबाइन हो रहे थे, दो डिफरेंट कंपाउंड हो रहे थे, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट के का जो मास है वो सेम है। देखो हाइड्रोजन दोनों में सेम है, तो जो सेकंड एलिमेंट है, कौन सा सेकंड एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, अगर इनके मास का अगर आप रेशियो लो, इनके मास का रेशियो लो 16:32, तो ये एक सिंपल रेशियो आ गया। देखो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गॉट इट। अब इसको चलो एक एग्जांपल से आपको और बता देते हैं, सिंपल सा है, टफ नहीं है। सपोज करो सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट आपके कंबाइन होने के बाद सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे। सल्फर, ये दो एलिमेंट भी कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, तो एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, लेकिन O2 है तो ये भी 32। SO3, सल्फर का एटॉमिक मास 32, लेकिन इसका एटॉमिक मास 16, 16 3 जा 48। तो अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में ये जो आपके दो एलिमेंट हैं ये कंबाइन होके दो डिफरेंट क्या बना रहे थे, कंपाउंड। सल्फर ऑक्सीजन ने कंबाइन होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म किया और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया। अगर आप इन दोनों कंपाउंड में देखोगे तो एक एलिमेंट का मास सेम है, किसका मास सेम है, सल्फर का सेम है, 32। तो आप नेक्स्ट एलिमेंट का रेशियो ले लो, ऑक्सीजन 32:48, यानी 16:16 3 टाइम्स, 2:3। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है स्टेटमेंट कि इफ two element combine to form more than one compound, more than two compound, ओके, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उन कंपाउंड्स में, उन कंपाउंड जो बहुत सारे कंपाउंड है, अगर आप एक एलिमेंट का मास सेम करोगे, एक एलिमेंट का मास सेम करोगे तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दो एग्जांपल की हेल्प से समझ लिया हमने। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ। कौन सा लॉ है नेक्स्ट, अब बस दो ही लॉ बच रखे हैं। नेक्स्ट है गेल-लुसैक लॉ। तो ये जो गेल-लुसैक लॉ है ये बेसिकली अप्लाई होता है किसके लिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए। आप याद रखना ये किसके लिए अप्लाई होता है, गैसियस रिएक्शंस के लिए। तो गेल-लुसैक लॉ गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। सो व्हाट आर गैसियस रिएक्शंस? गैसियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है और साथ में जो प्रोडक्ट है वो सबके सब क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए, सबके सब गैस। जैसे हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे तो आप समझ जाओगे। ये रिएक्शन हमने ली N2, सबको पता होने चाहिए नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट 3H2, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, मोल भी बोल सकते हैं, अभी हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता, तो अभी मोल में चेंज कर देंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। देखो ये भी गैस है और ये कंबाइन होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस बना रहे, देख रहा है आपको। तो अगर हम इन रिएक्शंस की, ये जो रिएक्शंस है अगर इसकी हम स्टैइक्योमेट्री देखें तो इनकी स्टैइक्योमेट्री होगी 1:3:2। इसका 1, चलो अब मोल लैंग्वेज चेंज करते हैं क्योंकि मोल से मतलब है, तो 1 मोल N2 गैस 3 मोल H2 गैस के साथ कंबाइन हो रहा है और 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब के सब क्या है, गैस है।
तो दिस इज अ गैसियस रिएक्शन, दिस इज अ गैसियस रिएक्शंस। तो ये गेलो-सैक लॉ ये बोलता है कि किसी भी गैसियस रिएक्शंस में, आप ध्यान से ना, किसी भी गैसियस रिएक्शंस में जो आपके रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट है, उनके वॉल्यूम का भी, देखो सबसे उनके वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। उनके वॉल्यूम भी सिंपल रेशियो में होते हैं। उनके वॉल्यूम भी क्या होते हैं बता, सिंपल रेशियो में। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये N2H2 और कौन है, अमोनिया है। अभी तक आपने इनको मॉलिक्यूल्स के लैंग्वेज में बोला, 1 मोल N2 गैस, 1 मॉलिक्यूल N2 गैस 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगा तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस बनाएगा। ओके, ऐसा बोला। फिर हमने इनको मोल की लैंग्वेज में बोला कि 1 मोल N2 गैस 3 मोल H2 गैस के साथ कंबाइन होगा तो 2 मोल अमोनिया गैस बनाएगा। तो गेलो-सैक लॉ बोलता है कि अब आप इनको वॉल्यूम के टर्म्स में बोल दो। यानी आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि अगर 1 वॉल्यूम कौन सी गैस है, ये है N2 गैस। सपोज करो 1 वॉल्यूम N2 गैस अगर क्या होगा, 3 वॉल्यूम ये N2 गैस है, अगर 3 वॉल्यूम किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगा, 3 आपके वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगा तो उससे क्या फॉर्म होगा, इससे हम लोगों का फॉर्म होगा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो दिस इज नोन एज, यही है कौन सा लॉ है, गेलो-सैक लॉ। तो देखो गेलो-सैक लॉ से हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। अगर कोई रिएक्शन गैसियस है, हमने यहां पर अभी तक किसका रेशियो देखा था, मोल्स का देखा था, मॉलिक्यूल्स का देखा था। अब हम रेशियो किसका देख रहे हैं, वॉल्यूम का देख रहे हैं। हमने बोला 1 वॉल्यूम N2 गैस, 3 वॉल्यूम अगर H2 गैस के साथ कंबाइन होता है तो 2 वॉल्यूम कौन सा बनता है, अमोनिया गैस। अगर आपको ये वॉल्यूम टर्म अजीब सा लग रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो लीटर से, लेकिन हर किसी को लीटर लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर लीटर में लिखें तो इसका मीन्स ये हो गया कि 1 लीटर अगर आप N2 गैस लेते हो, 1 लीटर अगर आप N2 गैस लेते हो तो आपको 3 लीटर क्या लेना पड़ेगा, H2 गैस लेना पड़ेगा। 1 लीटर N2 गैस 3 लीटर H2 गैस के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, 2 लीटर अमोनिया गैस बनाएगा। ओके, लेकिन प्रोवाइडेड, यहां एक कंडीशन भी अप्लाई होती है कि ये जितने भी आपके गैस है, चाहे वो रिएक्टेंट हैं चाहे प्रोडक्ट हैं, दे शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन सभी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो दैट इज कॉल्ड गेलो-सैक लॉ। तो गेलो-सैक लॉ ने ये बोला कि अगर किसी गैसियस रिएक्शन में आपका जो रेशियो होता है, जो आपके इनके आगे कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये अपने वॉल्यूम के भी रेशियो में होंगे। किसके रेशियो में भी होंगे, वॉल्यूम के भी रेशियो में होंगे। एक जैसे हम रिएक्शन सपोज करो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, दिस गिव 2HCl गैस। H2 गैस, Cl2 गैस, 2HCl गैस। तो यहां क्या होगा, 1 वॉल्यूम H2 गैस का 1 वॉल्यूम अगर Cl2 गैस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस बनाएगा। ओके, अब हम इसको एंड करते हैं लास्ट से, एवोगैड्रो लॉ से एंड करते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि अगर आपके पास क्या है, सपोज करो 2 कंटेनर है। मैं पहले एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, फिर हम स्टेटमेंट बताएंगे। स्टेटमेंट फिर समझना बहुत इजी हो जाएगा, आप एग्जांपल से लो। सपोज करो आपके पास 2 कंटेनर है। कितने कंटेनर है, 2 कंटेनर है। अब प्रोवाइडेड ये जो 2 कंटेनर है इनका वॉल्यूम सेम है, इन दोनों का वॉल्यूम सपोज करो क्या बता, सेम है। ओके, अब नेक्स्ट ये जो 2 कंटेनर है इनके टेम्परेचर भी सेम है। अब देखो कितने सेम, सब सेम हो गया यहां पर, ठीक है। वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और इवन क्या है, प्रेशर भी सेम है। अब देखो अब क्या बचा, फिर 2 कंटेनर है,
उन कंटेनर के अंदर सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट गैस है, उन डिफरेंट डिफरेंट गैस का क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है, उन दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर भी सेम है, तो अब बोलता है एवोगैड्रो लॉ कि इन दोनों कंटेनर के अंदर जो गैस है ना, जो गैस है डिफरेंट डिफरेंट गैस है, सपोज करो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, ओके, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो इन दोनों कंटेनर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। यानी ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। देखो ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी बड़ी है, हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो कितना है बता, 2, और 2 यानी 4 AMU, ओके। ऑक्सीजन गैस O2 है। चलो इसको अगर हम CO2 भी कर दें तो CO2 तो और बड़ा है, इसका मास 44 है, 44 AMU या सिंपल 44U। देखो दोनों गैस का मास अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैस, देखो दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होंगे, प्रोवाइडेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट बोथ कंटेनर शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो अगर दो अलग अलग कंटेनर जिनका वॉल्यूम सेम है, अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होगा तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे इसके अंदर सपोज करो, अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं इससे। हमने कहा कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंटेनर में है और दोनों का वॉल्यूम 10 लीटर है। देखो दोनों का वॉल्यूम 10 लीटर है। हमने ये कह दिया कि दोनों जो आपके डिफरेंट जो कंटेनर है जिनका वॉल्यूम 10 लीटर है उनका टेम्परेचर 25 है और प्रेशर सपोज करो 1 ATM है, ओके। अब हम आपको ये बोले कि इस कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो बताओ कि CO2 वाला जो कंटेनर है उसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कॉमन सेंस है, अप्लाई एवोगैड्रो लॉ, इसके अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों ने शायद ये 5 आपके लॉस क्लियर कर लिए हैं। दोबारा से इसको फटाफट नाम बताता हूं, फिर इसी वीडियो को हम लोग अब एंड करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, फिर वो चाहे आपका इंडिया में, बांग्लादेश में जाओ, नेपाल में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह क्या होगा बताओ, सेम ही होगा, ओके। थर्ड क्या है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, एक एलिमेंट का अगर मास सेम होगा तो दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होगा। नेक्स्ट कौन सा, गेल-लुसाक लॉ, किसी भी गैसियस रिएक्शंस में प्रोवाइडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम टेम्परेचर प्रेशर में होना चाहिए, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका प्रोपोर्शन में होता है, रेशियो में होता है। लास्ट एंड हो जाता है, अब खत्म कर रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि equal number of gas molecule be contained in equal volume of gas provided that the both containers should be at same temperature and pressure, okay। चलो thank you so much for watching my video till the end। तो ये आपके लॉज आ गए, ठीक है, ओके बाय।